हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुडोज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2। 1950 से 1990 के बीच में क्या कंडीशंस थी इंडियन इकोनॉमी की। तो आज की वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप अब चलते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर हमने पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी ऑन द एवे ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था, बस हुआ नहीं था, होने वाला था, जस्ट पहले उससे क्या कंडीशंस थी इकोनॉमी की जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था। बट इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन रही इंडिया की जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इसमें हम बात करेंगे टाइम पीरियड 1950 से लेके 1990 तक का, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होंगे वो सब मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखे हैं इस पीडीएफ के अंदर, तो आप इन्हें या तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास भी एनसीईआरटी है तो आप उन्हें लिख सकते हैं किसी प्लेस पे, ठीक है। तो बाबा शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 में अपनी कंट्री इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी। उसके बाद हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके पास कंट्रोल आ गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास आ गया था हमारी कंट्री का, ठीक है। ये लगभग हुआ था 200 ईयर्स के बाद, यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पे लगभग 200 ईयर्स तक रूल किया था। अब सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के लिए क्या आई कि हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करना था। इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स किस तरह से हमारी इकोनॉमी में वेरियस रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा, वेरियस रिसोर्सेज का यूज़ करके कैसे हमारी इकोनॉमी की जीडीपी वगैरह को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग उन्हें सोशलिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला हो गया कैपिटलिज्म, नेक्स्ट आ गया सोशलिज्म, थर्ड होता है मिक्स्ड। कैपिटलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज एक इकोनॉमी के पास प्रेजेंट हैं वो सारे ही रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, मींस इंडिविजुअल्स ने उन्हें ओन किया हुआ है, तो इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से उन रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले हैं। अब प्राइवेट सेक्टर अगर रिसोर्सेज को ओन कर रहा है, उनको यूज़ करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ एक मकसद होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो उनको कोई मतलब नहीं है सोशल वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सेकंड हमारे पास आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है, जिसमें जितने भी रिसोर्सेज कंट्री के पास, इकोनॉमी के पास प्रेजेंट हैं वो सारे ही गवर्नमेंट ने ओन किए हुए हैं। अगर सारे ही रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करते चलती है तो हम उसे कहेंगे ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अब इसमें क्या नुकसान है, गवर्नमेंट का मेन मकसद रहता है सोशल वेलफेयर करना। गवर्नमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से नहीं काम करती, गवर्नमेंट करती है सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करने के पर्पज से काम। अब अगर सारे ही रिसोर्सेज हम गवर्नमेंट के हाथों में दे दें तो एक कंट्री की गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो सारे रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाए, उनसे अच्छे रिजल्ट्स ड्रीव आउट कर सके। ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, तो सारे रिसोर्सेज भी हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये दोनों का हाइब्रिड है, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर अर्न करा हुआ है और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो ये बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें जिन जगहों पे सोशल वेलफेयर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे गवर्नमेंट को हम रिसोर्सेज दे देंगे, और जिन जगहों पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का स्कोप है वहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर के पास उनके रिसोर्सेज दे देंगे। तो ये थी 3 टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिज्म लगता था। बट उनके माइंड में बात एक और थी जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है कि सिर्फ अगर हम प्रॉपर सोशलिज्म को अडोप्ट करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो हमारी कंट्री अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है, अगर सारा ही बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आ जाए तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इतनी बड़ी कंट्री को एक साथ मैनेज करना। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि सोशलिज्म बेस्ट है, सोशलिज्म सबसे बढ़िया है, बट मैं उस सोशलिज्म की फेवर में नहीं हूँ जो सोशलिज्म सोवियत यूनियन में होती है, यानी कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज है सोवियत यूनियन, यानी कि जो सोशलिज्म सोवियत यूनियन में फॉलो हो रही है मीन्स सारे ही रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में है,
वो उस सोशलिज्म के फेवर में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी जाए, ताकि जो फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह उनकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया। अब ये देखो टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की यहाँ पे हमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, और नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हमें इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एग्जाम्पल है यूएसए, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज आर इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशलिस्ट, जहाँ पे सारे ही जो भी रिसोर्सेज है ना वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूबा एंड चाइना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब दोनों टाइप के सिस्टम फॉलो हो रहे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में है। मिक्स्ड इकोनॉमीज का बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया, हमारी खुद की कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी है। एंड पाकिस्तान हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, म्यांमार हो सकता है, ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लान। व्हाट इज़ अ प्लान? एक प्लान क्या होता है? अब देखो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तो अब हमें अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी थी। डेवलपमेंट करने के लिए हमने कुछ गोल्स बनाए होंगे। उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक पाथ डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पाथ को हम कहेंगे प्लान। तो अगर हम प्लान की डेफिनेशन देखें, दैट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज़। एक नेशन के रिसोर्सेज को कैसे हमने यूज़ में लाना है किसी एक गोल को अचीव करने के लिए, उसे हम कहेंगे प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले ना इस पैराग्राफ में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। हमारी कंट्री के अंदर सबसे पहला जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था वो था 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट के लिए जो थोड़ी बहुत ही इंडस्ट्रीज़ हमारे पास थी, जैसे कि टिस्को थी हमारे पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी कॉटन एंड सिल्क की, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थोड़ी बहुत ही हमारे पास प्रेजेंट थी, उन सबको और ज़्यादा वाइडर स्केल पे लेके जाने के लिए हमारी कंट्री में फर्स्ट रेजोल्यूशन या हम कहें फर्स्ट रिफॉर्म जो आया था वो आया था 1948 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बात क्या है इसी पैराग्राफ में, 1950 में हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश की गई, जिनके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन एक ऐसा ग्रुप था जिसमें जो भी ऑफिशियल्स थे उनका काम था इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उन सबको अचीव करने के लिए अलग अलग प्लान्स का बनाना। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन हमारी कंट्री में एक एस्टेब्लिश की गई, उनके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते थे। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी जनरल नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ जाती है। प्लानिंग कमीशन हमारी कंट्री में लगभग 2017 तक हमारी कंट्री में एक प्लानिंग कमीशन रही। उसके बाद हमारी कंट्री में से प्लानिंग कमीशन को अबोलिश कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन की जगह 2017 में लाया गया नीति आयोग को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग। इसका काम भी सेम है, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काम करना, बट प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान्स ड्रू अप करना, 5 ईयर प्लान्स जो हमारी कंट्री फॉलो करती थी। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कंट्री को 5 सालों का टाइम दिया जाता था कि कोई भी हमने गोल डिसाइड किया है, अगर हम 5 साल तक उस गोल को फॉलो करते हुए अपने स्टेप्स लेते रहते हैं तो 5 साल में हम उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो इसी विज़न के साथ हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान्स चलते थे। अब देखो, अब हमें यहाँ पे कुछ बताया हुआ कुछ ऐसे गोल्स 5 ईयर प्लान के जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे किसी भी कंट्री और इंडिया जैसी कंट्री को तो स्पेशली अचीव करने के लिए। सबसे पहला हमारा 5 ईयर प्लान का गोल आता है ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब है कंट्री की कैपेसिटी को इंक्रीज करना कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, और ज़्यादा अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, ताकि वो अपनी कंट्री की नीड को तो सेटिस्फाई करे ही करे, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज के जो बाहर की कंट्रीज़ की करेंसीज हैं उनके इनफ्लो के लिए बाहर की कंट्री को भी अगर एक्सपोर्ट करे तो बहुत बढ़िया बात है। वो तो हमारी सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, फिलहाल इन्फेंट स्टेज में हम कहेंगे इंडिया है अभी, मतलब बहुत ही छोटे स्केल पे भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात बाद में आती है, पहले हमने इतना अपनी कंट्री को डेवलप करना है कि हमारी कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो गुड्स और सर्विसेज अपने ही मतलब रिसोर्सेज का यूज़ करके बना सके, मतलब हमें किसी से बाहर से ना लेना पड़े, ये सब चीज़ें आती हैं। सबसे मेन मुद्दा ग्रोथ के अंदर कि हमने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, साथ ही साथ
जो हमारी कंट्री में सर्विसेज है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सर्विसेज है, इन सर्विसेज में डेवलपमेंट लानी है। डेवलपमेंट लाने से क्या होगा, इन सर्विसेज में जितने भी और सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, इन सब के डेवलपमेंट के लिए, इन सब में कैपेसिटी में इंक्रीज लाने के लिए सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्विस सेक्टर में ही इंप्रूवमेंट नहीं है तो इन सेक्टर्स में भी इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट हमारे पास ना अगले पेज पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आता है, इसके अंदर जो जो मेन है वो मैंने हाईलाइट करके आपको बताया हुआ है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, महालनोबिस आर्किटेक्ट थे इंडियन प्लानिंग के, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग इन्हें कहा जाता है। महालनोबिस का पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ये प्लानिंग के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, मतलब प्लानिंग को डिज़ाइन करने वाले माने जाते हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने जो भी प्लान्स वगैरह इंडिया के लिए ड्रॉ आउट किए हैं ना, उनका रिजल्ट बेस्ट रहा है। जैसे कि सेकंड 5 ईयर प्लान जितना भी लॉन्च हुआ वो इनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, इनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग या इनके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने लॉन्च किया था हमारी कंट्री ने। तो उससे हमें देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री ने टोटल 13 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए, उनमें से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम आउटपुट रही वो सेकंड 5 ईयर प्लान की रही थी, जो कि इनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, इनका बर्थ हुआ था कलकत्ता में। उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है ये हाईलाइट कर रखी है, इन्होंने इंडिया में कलकत्ता के अंदर एक ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट खोला, जो कि इकोनॉमिक्स की ब्रांच स्टैटिस्टिक्स जो हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं उसको हमारी मदद करती है, मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांच को स्टडी करने में। ठीक है, तो उसमें डिग्रीज वगैरह प्रोफेशनल कोर्सेज करने में ये इंस्टीट्यूट हेल्प करता था। साथ ही साथ इन्होंने एक जर्नल शुरू किया जिसका नाम था संख्या। संख्या एक ऐसा जर्नल था जिसके अंदर वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पब्लिश होती थी, और जो भी लोग उनको पढ़ते थे उनकी नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड में इंक्रीज होती थी। तो ये थोड़ा सा टॉपिक आता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में, ये हमें पता होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास सर्विस सेक्टर के बारे में दिया हुआ है। देखो, सर्विस सेक्टर में मैंने आपको बताया ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ का काम कर रही है दूसरी और एक्टिविटीज़ के लिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए। जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ का काम कर रही है वो आते हैं हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर के अंदर आपको ये पता लग गया ये सपोर्टिंग सर्विसेज आएंगी। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए, अगर कोई कंट्री डेवलप कर रही है, ये बेसिक लो है, लो लगा के चलो, मतलब बेसिक सी बात है ये, अगर कोई कंट्री डेवलप कर रही है तो हम मान के चलेंगे कि सर्विस सेक्टर भी उस कंट्री का डेवलप कर रहा है। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था, सर्विस सेक्टर अगर डेवलप नहीं होएगा तो कंट्री कैसे डेवलप हो जाएगी, क्योंकि और सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन होनी है वो सर्विस सेक्टर की वजह से ही तो होनी है। तो अगर सर्विस सेक्टर ही डेवलप्ड नहीं है तो हम कैसे कह देंगे कि और सेक्टर्स डेवलप्ड हैं? तो इसीलिए सर्विस सेक्टर का डेवलप्ड होना ज़रूरी है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप्ड हो रही है ना, तो उसके लोगों का जो स्ट्रक्चर है, मींस पहले लोग ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, बट जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रही है लोग शिफ्ट होते हैं प्राइमरी सेक्टर से या तो सेकेंडरी सेक्टर में या फिर टेरिशरी सेक्टर में। ये बेसिक सा देखने को मिलता है किसी भी कंट्री की, अगर हम पास्ट हिस्ट्री या ट्रेंड्स वगैरह को चेक करें तो हमें इस बात का पता होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ पे GDP के बारे में मैंने आपको बता दिया। GDP का क्या मतलब होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के वक्त कंट्री में जो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन सभी की मार्केट वैल्यू को अगर हम ऐड ऑन कर दें तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है उस पर्टिकुलर कंट्री का। एक ना यहाँ पे टॉपिक आ रहा है, ये पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारी कंट्री में हम ये देखें कि प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी सेक्टर में इतने लोग एम्प्लॉयड है, या सेक्टर में इतने % लोग एम्प्लॉयड है, तो मतलब हम उन जो उनकी ऑक्यूपेशन है जो इसमें भी वो काम कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं कि इतने % यहाँ पे, इतने % यहाँ पे, इतने % यहाँ पे। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, यानी कि कैसे
3 सेक्टर्स में हमारी जो वर्कफोर्स है, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के अंदर आता है। अब ना फ्रेंड, जो मैं आपको ये बढ़ा रहा हूँ गोल्स वगैरह के बारे में, ये आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, एक ना एक गोल को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब 2 एस्पेक्ट्स में हम लेंगे। अगर मॉडर्नाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना आता है तो आप 2 एस्पेक्ट्स में उसका आंसर दोगे। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब है कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, नए नए जो एडवांसमेंट आ चुकी है टेक्नोलॉजी की उसको कंट्री में लेके आना है। साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट आई है, किसी भी टेक्निक में इम्प्रूवमेंट आई है या किसी भी काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आई है, उसको अपनी कंट्री में लेके आना है ताकि हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो सके और हम और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन कर सके। मॉडर्नाइजेशन में हम नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स, जो भी हमारा नए मेथड्स आए हैं किसी काम को करने के, वो सब अडोप्ट करेंगे ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके और कंट्री की ओवरऑल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्नाइजेशन का जो सेकंड एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे कि लोगों की सोच को भी हमने मॉडर्न करना है। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रिलीजन्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो इस सभी जो ये छोटी सोच है, नैरो माइंडेडनेस है लोगों के बीच में, इस सभी को हमने हटाना है, इन सभी को हमने एलिमिनेट करना है। ये हमारा काम है मॉडर्नाइजेशन के अंदर। तो मैंने बताया मॉडर्नाइजेशन में 2 एस्पेक्ट, पहला न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन टेक्निक्स, मेथड्स वगैरह, इन सबको देखेंगे ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो और हमारी कंट्री की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। सेकंड, हम लोगों की सोच में इंप्रूवमेंट लाएंगे, उनकी नैरो माइंडेडनेस जो है, उनकी नैरो माइंडेड जो सोच है उसको वाइडर टर्म पे लेके जाएंगे ताकि किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मॉडर्न सबके पास अप्रोच हो किसी भी मेथड को या किसी भी सिचुएशन को देखने की। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ रिलायंस। ये नाम से ही हमें क्लियर है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है खुद पे डिपेंड होना। सेल्फ रिलायंस मीन्स खुद पे डिपेंड होना। एक कंट्री जो इंडिया जैसी कंट्री स्पेशली जो अभी अभी फॉरेन डोमिनेंस से हटी थी, उस कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि वो खुद पे डिपेंड हो, मतलब उसे किसी और कंट्री से कुछ मांगना ना पड़े, उनसे इंपोर्ट ना करने पड़े गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि अगर वो ऐसे इंपोर्ट करने लगा तो उसको फॉरेन डोमिनेंस दोबारा से सहना पड़ सकता है। वो कैसे, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता था यूएसए से एट दिस पर्टिकुलर टाइम, 1950 के आसपास की बात है, बट क्योंकि इंडिया पहली बात तो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, खुद के फूड ग्रेन्स उगा सके जितनी पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर, सो इंडिया इतना फुल फ्लेज नहीं स्पेशलाइज था, तो इस वजह से इंपोर्ट करने पड़ते थे और यूएसए की कंडीशंस को मानना पड़ता था इंडिया को ताकि यूएसए इंपोर्ट ना बंद कर दे फूड ग्रेन्स के। फॉर एग्जांपल, एक बार क्या हुआ था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी तब यूएसए ने इंडिया को थ्रेटन किया था, धमकी दी थी, ये कह के कि हम आपके फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट रोक देंगे अगर आपने पाकिस्तान के साथ इस वॉर को ख़त्म नहीं किया। तो इंडिया को फोर्सफुली उस वॉर को ख़त्म करना पड़ा था। ऐसे ही और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमें यूएसए की बातों को मानते हुए चलना पड़ता है क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट है फूड ग्रेन्स वगैरह के लिए। तो इसीलिए हमारे फर्स्ट 7 5-year प्लान का मेन फोकस वो सेल्फ रिलायंस को अचीव करना ही था। धीरे धीरे करके हम इम्प्रूवमेंट कर रहे थे बट हम पूरे अच्छे से अभी तक इसको अचीव नहीं कर पाए थे जो हमारा पर्टिकुलर गोल था। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा गोल आता है वो आता है इक्विटी का। इक्विटी का क्या मतलब है कि सभी को एक समान बनाना, सबको एक जैसा बनाना, किसी के साथ कोई रिच ना हो, कोई ज़्यादा पुअर ना हो, ठीक है, या किसी के पास ज़्यादा स्किल्स वगैरह ना हो, किसी को ऐसा ना हो बेसिक एमिनिटीज़ जो उसकी बेसिक नीड्स है वो भी नहीं फुलफिल कर पा रहा। ये सब चीज़ें इक्विटी के अंदर आती हैं। इक्विटी का क्या मतलब है कि सभी जो लोग, जो पॉपुलेशन एक इकोनॉमी में रह रही है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड की लाइफ जी सके, रीजनेबल स्टैंडर्ड की वो लाइफ स्पेंड कर सके, ये इक्विटी का मतलब है। अब कंट्री जैसी इंडिया के लिए जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा अमाउंट से है, वहाँ पे इक्विटी को अचीव करना कोई छोटी बात तो है नहीं, बहुत मुश्किल टास्क था। पर ये हमारा एक गोल था 5-year प्लान का कि हमने इक्विटी को एस्टेब्लिश करना है ताकि किसी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन कंट्री के अंदर ना रह जाए,
ठीक है। तो ये इक्विटी के अंदर आता है कि हमने सभी पर्सन्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक जैसा बनाना है। जो पुअर पीपल है, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को नहीं फुलफिल कर पाते, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर जो ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम फार्मिंग करते हैं, जिसमें हम फूड ग्रेन्स वगैरह या क्लोथ्स के जो रॉ मटेरियल होता है उन सब की प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारा एग्रीकल्चर है। अब इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी हमारी कंट्री में। छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थी, साथ ही साथ बहुत कम अमाउंट में हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, और हमारी कंट्री मेनली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थी। अगर रेनफॉल अच्छी आ गई तो प्रोड्यूस अच्छा हो जाएगा, अगर रेनफॉल अच्छी नहीं आई तो प्रोड्यूस भी अच्छा नहीं होता था। ठीक है, तो ये सब एग्रीकल्चर की दिक्कतें थी। तो 1950 से 1990 के बीच में कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे। अगर हम इसका ध्यान से देखें तो इसके दो सब पार्ट्स बनते हैं। पहला है लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा आता है लैंड सीलिंग। लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग में क्या डिफरेंस है? लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि लैंड का जो सिस्टम इतने टाइम से चलता आ रहा था, उस बेकार सिस्टम को हटाया जाए इकोनॉमी में से। मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि हमारी कंट्री के अंदर जमींदारी सिस्टम चलता आ रहा था। जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जमींदार से अपॉइंट कर रखे हैं, जमींदार खेती करने के लिए फार्मर्स को लैंड दे देते थे, फार्मर्स दिन रात मेहनत करके वहाँ पे क्रॉप उगाते थे। उसके बाद फार्मर्स को बहुत थोड़ा पैसा मिलता था कि वो अपना सर्वाइवल भी इंश्योर कर सके, और जमींदार सारा पैसा ले जाते थे। तो ये था जमींदारी सिस्टम, और जमींदार इन रिटर्न टैक्स वगैरह थोड़ा बहुत टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को। तो अब बात आती है कि जब 1950 से 1990 के बीच में हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खुद के पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में आ गया था, तो उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, जमींदारी सिस्टम के सिनेरियो को, इसको हटा दिया, और इसकी जगह हमारी कंट्री के अंदर जो प्रॉपर सिस्टम था वो एस्टेब्लिश किया गया। वो हम पढ़ेंगे लैंड सीलिंग के अंदर, वो प्रॉपर सिस्टम कैसे एस्टेब्लिश किया। ठीक है, सबसे पहली बात तो इंडिया की, यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रखा है मैंने, इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर के मामले में वो बहुत ज़्यादा कम थी, जिस वजह से हमें फोर्सफुली इंपोर्ट करने पड़ते थे फूड ग्रेन्स यूएसए से। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। साथ ही साथ चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड का क्या मतलब है? जिसके पास पहले क्या होता था, जमींदार ओनर होते थे लैंड के, और फार्मर्स उन पर सिर्फ खेती करते थे। बट अब जमींदारी सिस्टम को हटाने की वजह से जमींदार की बजाय जो उस पर्टिकुलर फार्म पे खेती कर रहा है उसी को उसका ओनर माना जाएगा, वही उस पर्टिकुलर फार्म का ओनर है। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंड सीलिंग के बारे में। लैंड सीलिंग का क्या मतलब है? लैंड सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है रोक लगाना, फिक्स करना। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या करा कि लिमिट लगा दी कि एक पर्सन इससे ज़्यादा अमाउंट की लैंड को होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो इससे ज़्यादा अमाउंट की लैंड को होल्ड करता है तो वो लैंड गवर्नमेंट उससे ले लेगी और उस पर्टिकुलर पर्सन को दे देगी जिसके पास लैंड कम है या जिसके पास लैंड बिल्कुल भी नहीं है, ताकि हर एक पर्सन इतना इंश्योर कर सके कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। ठीक है, तो ये लैंड सीलिंग कहता था। जैसे बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास कई कई हेक्टेयर लैंड्स हैं, और स्मॉल फार्मर्स के पास इतनी लैंड भी नहीं है कि वो अपनी फैमिली के लिए भी प्रोडक्शन अच्छे से कर सकें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर जो फार्मर्स थे, जो बिग फार्मर्स थे, उनसे लैंड लेके स्मॉल फार्मर्स को दे देने वाला ये लैंड सीलिंग था। फिक्स कर दिया कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट की लैंड को होल्ड नहीं कर सकते। अब दिक्कत क्या आई? इस पर्टिकुलर लैंड सीलिंग की प्रोसेस कुछ स्टेट्स में तो बहुत अच्छे से काम करें, जैसे कि केरला एंड वेस्ट बंगाल। ये दो ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे ये लैंड सीलिंग की प्रोसेस बहुत अच्छे से काम करी, बहुत अच्छे से रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंड का, स्मॉल फार्मर्स को अच्छी खासी लैंड मिली। बट बाकी स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे फार्मर्स थे तेज दिमाग वाले, उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे ताकि उन्हें ये लैंड गवर्नमेंट को ना देनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव्स के नाम पे करवा दो ज़मीन, उस पर्टिकुलर ज़मीन को अपने किसी जान पहचान वाले को या अपने किसी भरोसेमंद आदमी को वो लैंड हमने दे दी, जिससे लैंड की ओनरशिप उसको दे दी, पर वो हमारा सारा कंट्रोल हमारा था। यानी बिग फार्मर्स ने ऐसा किया। साथ ही साथ कुछ फार्मर्स ने कोर्ट में केस कर दिया इस पर्टिकुलर रिफॉर्म से रिलेटेड।
अब क्योंकि कोर्ट में केस हुआ था तो हियरिंग्स हो रही थी, सुनवाइयाँ हो रही थी बार बार, धीरे धीरे करके उस पर डिसीजन आना था। तो धीरे धीरे करने की वजह से ना उन्हें टाइम मिल गया अच्छा खासा कि वो लैंड को अलग अलग पर्सन्स के नेम पे रजिस्टर करवा सके। तो ये था हमारा लैंड सीलिंग और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? सबसे पहली बात, एक क्रांति लाना। ग्रीन, ग्रीन का यहाँ पे मतलब है एग्रीकल्चर के रिलेशन में या प्लांट्स के रिलेशन में। सबसे पहले जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी तो हमारी कंट्री की लगभग 75% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थी, जिस वजह से एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस फिर भी इतना अच्छा नहीं था। हमारी कंट्री मेनली इरिगेशन के लिए मॉनसून्स पे डिपेंड करती थी। अगर मॉनसून अच्छे हो गए तो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन अच्छी, हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन अच्छी। बट अगर मॉनसून्स अच्छे नहीं हुए तो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं। ठीक है, तो इसको सब रिस्पेक्ट में देखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज आया था तो उस टाइम पे हमारे कंट्री में हेड कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में फर्स्ट ये फेज आया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया? हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है फूड ग्रेन्स की विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये ऐसे सीड्स हैं जो नॉर्मल सीड्स से थोड़ा सा महंगा मिलता है, साथ ही साथ इम्प्रूव्ड है। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। बट इन रिटर्न नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में इसका प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से हमारी कंट्री में जो हमारी प्रॉब्लम थी फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज की, उसे हम मीटअप कर सकते थे। तो HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशली वीट और राइस के, जो कि दो स्टेपल फूड है, यानी लोग अक्सर यही लेते हैं, वीट एंड राइस खाते हैं अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के। तो सबसे पहले इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए HYV सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए वीट और राइस के। ये था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। साथ ही साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी लाई गई, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट्स पे। ये सब चीज़ इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि HYV सीड्स का यूज़ पंजाब में, आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में बेस्ट हुआ था। मतलब ये ऐसे प्लेस थे, 3 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे बेस्ट तरीके से HYV सीड्स का यूज़ किया गया था। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेज़ आए थे, ये भी हमें पता होना चाहिए, फेज़ 1 और फेज़ 2। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस का क्या मतलब है? ऐसा अमाउंट जो फूड ग्रेन्स का हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है, यानी कि हमने अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए निकाल लिया, हमने अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए जितने अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट थी फूड ग्रेन्स की, वो सब हमने अपने पास रख ली। रेस्ट जो बच गया है, जिसे हम मार्केट में सेल करने वाले हैं। मार्केटेड सरप्लस का क्या मतलब है? मार्केट के लिए सरप्लस, ये ऐसा अमाउंट है जिसे हम मार्केट में सेल करने वाले हैं, वो हमारा होता है मार्केटेड सरप्लस। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे हमारे पास आता है सब्सिडीज़ के बारे में। यहाँ पे से शुरू है, सब्सिडीज़ के बारे में हमें बताना चाहिए। सब्सिडीज़ क्या होती है, कैसे कैसे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई थी। सबसे पहले अगर आप एक बार अपने दिमाग में सोचो कि आपके अकॉर्डिंग क्या गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए स्मॉल फार्मर्स को या नहीं, तो कुछ कहेंगे यस करनी चाहिए, कुछ कहेंगे नो नहीं करनी चाहिए। तो चलो हम दोनों एस्पेक्ट्स को इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैं कहता हूँ यस सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर पहली सिचुएशन लेके चल रहे हैं, यस सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। वो किस वजह से? यार एग्रीकल्चर एक बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। इसमें जो हमारी प्रोडक्शन है वो कभी मर्जी ख़राब हो सकती है। हो सकता है एक्सेस रेनफॉल आ गया, हो सकता है कोई डिसीज़ लग गया प्लांट्स को। ये सब रीजंस हैं कि हमारी प्रोडक्शन ख़राब हो सकती है। एक रिस्की बिजनेस है एग्रीकल्चर। साथ ही साथ हमारी कंट्री की लगभग 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई है। अगर उन्हें इस पर्टिकुलर सेक्टर में सेफ्टी नहीं दिखेगी तो सारे एग्रीकल्चर छोड़ देंगे और हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस सेक्टर में लोगों का पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस सेक्टर में जितने लोग हैं वो लगभग या तो स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, ज़्यादा मीन्स ऑफ
प्रोडक्शन नहीं है या ज़्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए लो रेट पे, वो सॉरी लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए लो रेट पे, ताकि वो अपने जो इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप कर सके। और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए ताकि ये लोग अपने से अच्छे से अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये आता है मेरे अकॉर्डिंग देनी चाहिए सब्सिडीज। अब अगर सेकंड फेज में मैं कहूँ नहीं सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए, उसका क्या रीज़न है? उसके दो रीज़न मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहला, सब्सिडीज देने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन आता है, गवर्नमेंट को एक हाई डेफिसिट बियर अप करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट का वेस्ट होता है। सेकेंडली क्या कहते हैं कि हमने सब्सिडीज प्रोवाइड की फार्मर्स को ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर का बेनिफिट हो सके, बट एग्रीकल्चर सेक्टर के बेनिफिट के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो पैसे खर्च किए हैं उसका फ़ायदा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज को भी हुआ है। वो कैसे? उनकी डिमांड बढ़ गई, उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई, उन्होंने ज़्यादा सप्लाई की, ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए, जिस वजह से जो पैसा गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे स्पेंड करना था वो कुछ अमाउंट तक इंडस्ट्री में भी हेल्प हुआ, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट मैं क्या कहता हूँ, जो सब्सिडीज हैं उनका यूज़ मोस्टली लार्ज और प्रोस्परस फार्मर्स ने किया, जो जिनको नॉलेज थी, जिनको अवेयरनेस थी, जिनको या ऐसे बड़े बड़े मार्जिनल जो एरियाज होते हैं रूरल एरियाज वहाँ पे कम लोगों ने यूज़ किया, जबकि जो अच्छी जगह पे रहने वाले थे या जिनको नॉलेज और अवेयरनेस थी उन्होंने ज़्यादा अच्छे से इन पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स वगैरह दी सब्सिडीज़ की उसको अच्छे से यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5-6 मार्क्स में भी आ सकता है ये। Why was such a large portion of the population engaged in agriculture? Although agricultural output could not have been grown much, less people working in this sector. इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग पॉपुलेशन में काम कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छी आउटपुट नहीं ग्रो कर पा रहे। जो ये आउटपुट आज ग्रो हो रही है वो तो अगर कम लोग काम करते तो भी ग्रो हो जाती। तो मुझे ये बताओ क्या रीजंस हैं कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन के काम करने की वजह से भी प्रोडक्शन कम है? तो इसके लिए हम बताएंगे सबसे पहला डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर एक फार्म पे ज़रूरत है 6 जनों की तो वहाँ पे 10-10 जने काम कर रहे हैं, 4 एक्स्ट्रा आदमी अगर वहाँ पे काम करेंगे तो प्रोडक्शन तो देखो एक फार्म पे उतनी ही होनी है। इससे अच्छा वो 4 आदमी या किसी और फार्म पे काम करे या मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दे या फिर वो जो हमारा टेरिटरी सेक्टर होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि कंट्री की ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़े। बट वो वहीं फार्मिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनकी वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीमेन सोशल बैरियर्स, यानी कि वीमेन को प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे, वीमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म करे या फिर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा सोसाइटी में, जिस वजह से प्रोडक्शन में ज़्यादा मतलब अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही है। अगर हम वीमेन को एग्रीकल्चर से हटके और काम भी अगर करने दें सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो और हमारी कंट्री डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ माइग्रेशन। जो फार्मर्स हैं वो नई अपॉर्चुनिटीज़ लेना तो चाहते हैं पर उसके लिए माइग्रेट नहीं करना चाहते। ये कैसी बात हुई? अगर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो हमें अर्बन एरियाज या और अच्छी जगहों पे सिविलाइज्ड एरियाज में माइग्रेट तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। बट फार्मर्स क्या सोच रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए बट माइग्रेशन नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलिटरेट पॉपुलेशन। हमारी कंट्री की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट है। लिटरेसी रेट आज भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से लोग जो और सेक्टर्स हैं हमारे जैसे कि प्राइम वो सेकेंडरी सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर उसके अंदर नहीं पार्ट ले पा रहे क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो ये था हमारा सारा कि कैसे कैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एंगेज्ड एग्रीकल्चर में फिर भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो रही है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री एंड ट्रेड क्या है? अब हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या कंडीशन थी इंडस्ट्रीज़ की एट पर्टिकुलर टाइम हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक बार आई 1948 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का सेकंड फेज आया 1956 के अंदर। अब 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आई उसने कंट्रीज़ में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंट्रीज़ को 3 कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया।
पहला पार्ट, जिसके अंदर सिर्फ वो वाली इंडस्ट्रीज आएगी जिनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही होल्ड ऑन कर सकती है, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी, तो वो आएगी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। सेकंड कैटेगरी आएगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है वो गवर्नमेंट सेक्टर की जगहों पे, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर फिलहाल वहाँ पे काम कर रही है बट हम उस गवर्नमेंट सेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की जगह। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस के केस में था, उस टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट एयरलाइंस थी बट अब प्राइवेट सेक्टर ने वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुई है, जिस वजह से डेवलपमेंट हुई है वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया की। और थर्ड कैटेगरी बाकी सारी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंडर काम करने वाली थी। तो ये सब था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में जो 1956 में आया था। साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है रीजनल इक्वालिटी का। रीजनल इक्वालिटी का क्या मतलब है, हर एक रीजन के पास इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए। अब इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, देखो छोटे छोटे विलेजेस हैं, वहाँ पे लोग प्रोडक्शन करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये वहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ इन एरियाज़ में फैसिलिटीज़, हमें जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती है वो अच्छे से नहीं मिल सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडीज़ देना शुरू किया, टैक्स बेनिफिट देना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स वगैरह कम लगाया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम करें। जो भी इंडस्ट्रीज़ ऐसे रूरल एरियाज़ में जाके इंडस्ट्रीज सेटअप करेगी उन सब के लिए, जिससे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स थे, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको एक इंसेंटिव मिला और उन्होंने रूरल एरियाज़ में जाके इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना शुरू किया, जिस वजह से रूरल एरियाज़ भी डेवलप कर पा रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को की इम्प्रूवमेंट के लिए हमारी कंट्री में एक कमेटी एस्टेब्लिश हुई, जिसे या तो हम कहते हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी, या हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कारवे कमेटी। इसका काम क्या था, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट हैं उन सब को हमने डेवलप करना है ताकि वो compete कर सके और जितनी कंट्रीज हमारे पास प्रेजेंट है। और इनका मेन मोटिव ये रहता था कि इन्होंने लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करना है, यानी कि इन्होंने ज़्यादा कैपिटल गुड्स पे खर्चा नहीं करना, ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा नहीं करना, जो भी ये यूज़ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगा, यानी मैनुअल लेबर का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी के नाम पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को अडॉप्ट किया। इसके अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है, जो भी चीज़ें हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं क्यों ना हम उन्हें अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस कर लें। अगर हम उन्हें अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करने लगे तो इससे तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बच रहे हैं, साथ ही साथ हमें जो फॉरेन एक्सचेंज हम उन्हें देते हैं बाहर कंट्रीज़ को, वो हमारा बच रहा है। तो गवर्नमेंट ने ट्रेड पॉलिसी अपनाई इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। सबसे पहले ये स्टडी किया कि ये चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, इनमें से ये चीज़ें तो हम अपनी कंट्री में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो किस चीज़ की दिक्कत है, करते हैं प्रोड्यूस। तो उन्होंने अपनी कंट्री में उस पर्टिकुलर चीज़ों की प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। तो ये आता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर हमने यही बताया कि जो भी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे वो सब हम यहाँ पे अब बनाना शुरू कर दे। एक हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर आता है परमिट लाइसेंस राज। परमिट लाइसेंस राज में क्या था कि ना गवर्नमेंट ने ना लाइसेंसेस फिक्स कर दिए कि अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है पहले आप हमसे लाइसेंस लोगे, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेटअप कर पाओगे। अब इसका ड्रॉबैक क्या रहा, बहुत सारे बड़े बड़े फार्मर्स जिनकी अप्रोच अच्छी थी, जिनके पास फंड्स अच्छे थे, उन्होंने गवर्नमेंट से लाइसेंसेस खरीद के अपने पास रख लिए। उन्होंने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को शुरू नहीं करना, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, बस अपने पास लाइसेंस लेके रख लिए ताकि कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट में एंटर ना कर सके या कोई और उन्हें कंपटीशन देने ना आ सके, जिस वजह से बहुत इंडस्ट्रीज का नुकसान हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको फ्रेंड्स समझाया, ये था सारा चैप्टर नंबर 2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक वन शॉट वीडियो नहीं देखी है, इंडियन इकोनॉमिक्स की भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी मैंने डाल रखी है, जिसके अंदर मैंने 4 घंटे के अंदर आपको दोनों चीज़ें फुल फ्लैज कराई हुई है विद माई हैंड रिटन नोट्स, वो आप देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह, पीडीएफ्स वगैरह, लिंक्स वगैरह सब कुछ डालता रहता हूँ, जिससे आपकी हेल्प होएगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और अपने कमेंट ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो या कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर आपने सजेशन देनी हो। थैंक यू वेरी मच।